अच्छा, माइटोसिस हमने पढ़ा, इसमें एंड में 2 सेल बनी बराबर। वो दोनों ही सेल में कितने कितने क्रोमोसोम रहेंगे? पूरे 46 रहेंगे, ठीक है। सो क्योंकि वो दोनों ही सेल में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे। फुल सेट यानी कि पूरे 46, ओके, यस। तो दोनों ही सेल्स में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, यानी कि दोनों विल बी डिप्लॉयड सेल्स, ओके। 2n और 2n दोनों सेल्स कैसे निकलेगी? 2n और 2n, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली बार। n की वैल्यू रहेगी 23, 2n अपने आप बन जाएगा 46। जो 2 सेल माइटोसिस में एंड में हमको मिली थी, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर भी था, 2 अलग सेल बन गई। एक सेल से हमने बोला 2 सेल तक का सफ़र हमने सभी प्रोसेसेस के माध्यम से पढ़ा है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 प्रोसेसेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर साइटोकाइनेसिस, ये जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कुछ इस तरीके से, और 2 सेल मिली। अब ये ओरिजिनल सेल भी 2n थी बराबर, और जो एंड में मिली वो भी दोनों 2n की फॉर्म में मिली। अब ये पूरी प्रोसेस को अपन ने बोला माइटोसिस, क्या नाम दिया? अब इसके बाद वाला हिस्सा है मियोसिस। मैं अलग से नहीं समझाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। सुनो क्यों सुनो क्यों, जरूरत ही नहीं है। मियोसिस 2 पार्ट में किया जा रहा है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 यूं मान लो पूरा माइटोसिस ही हो रहा है, सुनो ध्यान से। इसके बाद में क्या किया जाएगा? वापस इस सेल को और 2 सेल में ब्रेक किया जाएगा, n और n, और वापस इस सेल को और 2 सेल में ब्रेक किया जाएगा, n और n। यानी कि यहाँ पे हमको 4n मिलने वाले हैं। कितने? तो याद रखना, मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स निकलती है। कितनी? 4 हैप्लॉइड सेल्स निकलेगी। यानी कि हैप्लॉइड यानी कि क्या हुआ? खाली n, खाली n यानी कि 23। तो इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम रहेंगे, इसके अंदर भी 23, इसके अंदर भी 23। तो अब ऐसी जो सेल है, अब ऐसी सेल हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए, वेयर एंड टेयर के लिए नहीं चाहिए। ये जो सेल है हैप्लॉइड सेल, हमको गैमेट के लिए चाहिए। तो इसलिए मियोसिस जो है वो हमारे बॉडी पे नहीं होता, वो हमारे बॉडी में भी नहीं होता, वो हमारे बस जर्म सेल्स के लिए होता है, वो हमारे जस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। हम ये समझेंगे, ये बेटा मियोसिस जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, समझ आ रही है आपको? ये एक एन सेल, एक हैप्लॉइड सेल, वही तो रिक्वायर्ड है अपने को। आगे बस 23 क्रोमोसोम्स ही लेके जाने हैं ना बेटा। मेल गैमेट 23 क्रोमोसोम लेके आएगा, फीमेल गैमेट 23 क्रोमोसोम लेके आएगी। जब ये दोनों मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तब जाकर के जो मिलेगा वो अपने को 46 क्रोमोसोम का फुल सेट का एक नई सेल मिलेगी, इसको अपन जाइगोट बोलेंगे। फिर इस सेल से नया बेबी वापस माइटोसिस होकर के रिपीटेडली, माइटोसिस में क्या होगा? वापस सेम 46 का ही, सेम 46 वाले ग्रुप 1 से 2 से 4 से 8 बनते जाएंगे। तो उससे बेबी अपना जो है फिटस जो है डेवलप होता रहेगा। तो मियोसिस कहाँ पे हो रहा है, माइटोसिस कहाँ पे हो रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। माइटोसिस बॉडी पे हर जगह पे हो रहा है जहाँ पे सेल डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वियर एंड टेयर हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे सेल का रिन्यू करना हो, हर जगह पे माइटोसिस हो रहा है। यस सर, अरे यस और नो? लेकिन मियोसिस जो है वो खाली बस जर्म सेल्स पे हो रहा है। जर्म सेल्स मैंने बताया कौन? मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्योंकि वही तो है जो आगे क्रोमोसोम लेके जाएंगे, हमारी कैरेक्टरिस्टिक को लेके जाएंगे। और कैरेक्टरिस्टिक पूरी थोड़ी ना 46 क्रोमोसोम की लेके जाएगा, आगे आधी लेके जाएगा। 23 मेल से, 23 फीमेल से, मेल गैमेट आए, फीमेल गैमेट आए, 23 फ्यूज होकर के 46 की नई सेल बनेगी। गेटिंग और नॉट? दिस इज हाउ इट विल वर्क। दैट्स व्हाई मियोसिस ऑकर्स इन 2 डिफरेंट फेजेस, जिसको हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोलते हैं, जहाँ पे ये एक फेज रहेगी और ये दूसरी, ठीक है, ये एक रहेगी और ये दूसरी। क्योंकि ये आप बोल सकते हो रिपीटेडली 2 बार माइटोसिस किया जा रहा है। अब लास्ट में यहाँ पे 2n से अपने को खाली n में डिवीजन करना है सेल का। कैसे होगा? वापस एक बार, अगर किताब आपके सामने है तो डायग्राम में आप खुद सामने देख सकते हो। ये सभी फेजेस को हम 2 बार बता रहे हैं ना, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज 1 टेलोफेज तक, और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2 है ना। लास्ट वाला देखो पार्ट खाली टेलोफेज 1 का और टेलोफेज 2 का लास्ट वाला पार्ट देखो खाली। क्या टेलोफेज 1 के लास्ट डायग्राम में आपको 2 सेल नजर आ रही है?
और दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हाँ सर देखो ना, डबल डम्बेल शेप पूरा दिख रहा है ना, उसके अंदर ब्लू और रेड वाला डबल डम्बेल शेप देखो पूरा दिख रहा है ना, ऐसा एक्स की तरह डबल डम्बेल शेप पूरा दिख रहा है ना, डबल डम्बेल शेप पूरा दिख रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप टेलोफेज 2 में देखोगे तो 4 हैप्लॉइड सेल नजर आ रही है, डबल डम्बेल शेप नहीं, ये खाली ऐसा शेप है, खाली ऐसा शेप है, आगे वाला इधर का हिस्सा गायब है कि नहीं? क्योंकि सेल क्या हो गई, 2n नहीं रही, आधी हो गई, n हो गई। आ रही है बात समझ? तो उस वाले डायग्राम में देखो आपको 4 हैप्लॉइड सेल मिलेगी, ऐसी आ रही है 4 हैप्लॉइड सेल। तो इस तरीके से जो है अपने को स्ट्रक्चर याद रखना है मियोसिस एंड माइटोसिस का। और इसी कारण से हमारे किताब में भी जैसे माइटोसिस की सभी फेजेस को समझाया है, मियोसिस की नहीं समझाया, क्योंकि वो भी यही समझते हैं कि मियोसिस जो है माइटोसिस दोबारा इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे विशेष चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पे पूरा फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम को आगे नई सेल में डिवाइड नहीं किया जा रहा है, आधा ही आगे दिया जा रहा है, ठीक है? तो फिर हम पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम अगली सेल में नहीं डालेंगे, हम आधा 23 अब रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है वो कौन से 46 क्रोमोसोम की पेयर में से कौन से जाएंगे अपने को पता है क्या? पापा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आगे जाएगी अपन तय कर सकते हैं क्या? नहीं तय कर सकते हैं। ओके, दिस इज रैंडमली सिलेक्टेड, दिस इज रैंडमली सिलेक्टेड। और एक बात जो कि ये चार्ट तो हम असल में कहाँ पे पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन की चैप्टर आपको मैं बता देता हूँ। मान ले अबे गैमेट्स को अपन इस तरीके से मानते हैं, ठीक है? कंसिडरेशन है, अपन ने नाम दिया इसको, ठीक है? मेल के पास अभी सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात, जहाँ पे एक्स वाई रहेगा, फीमेल के पास एक्स एक्स रहेगा। अब सिलेक्शन किस तरीके से होता है देखिए, ठीक है? मेल के पास पॉसिबिलिटी है या तो एक्स आ जाए या तो वाई आ जाए, फीमेल के पास एक्स आ सकता है या तो दूसरा भी एक्स ही आ सकता है। कोई और चांस है क्या? नहीं है। ध्यान से देखना, मेल के पास से एक्स आया और मान ले फीमेल के पास से ये वाला एक्स आ गया, क्या निकलेगा? एक्स एक्स। मुबारक हो, आपको लड़की हो गई, ठीक है? एक्स एक्स क्या हुआ? फीमेल हो गई ना। तो ऐसे अगर मेल और फीमेल से गैमेट्स आते तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा, बोलो, बेबी गर्ल। क्या बन जाएगा? बेबी गर्ल, ठीक है? अब यहाँ पे मान ले इस वाले से y आ गया और इस वाले से यही x आया वापस, ये वाला नहीं, यही x वापस आ गया, तो फिर भी क्या बनेगा? एक्स वाई। यहाँ का x है, यहाँ का y, एक्स वाई बना। एक्स वाई बना मतलब मुबारक आपको लड़का हुआ, ठीक है? अरे सर न हुआ है। और मान ले यहाँ से ये वाला x आ गया इसके पास से और इसका ये वाला x आ गया, तब भी क्या होगा? लड़की होगी। और मान ले यहाँ का y आ गया और ये वाला x आ गया इस बार, तो क्या होगा? तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है। तो भाई अपन तय नहीं कर सकते आगे चल कर के लड़का होगा कि, क्योंकि गैमेट्स अपने हाथ में ही नहीं है ना, अपने कंट्रोल में, रैंडमली जाएंगे भाई। वो 400 मिलियन सेल में से कौन सा आगे जाएगा और कौन सा जाकर के उस एग को फर्टिलाइज करेगा, किसी को पता? और वो जो गया अंदर, जिसने फर्टिलाइज कर लिया एग को, वो जो गया वो कौन सा सेट लेके आ रहा था अपने को मालूम, और उस सेट में भी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लेके आ रहा था वो भी अपने को मालूम। इसलिए ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है कि आने वाला बच्चा कैसा होगा, ठीक है? हमको मालूम ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार किसी फीमेल को पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है और शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, जब फिटल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है तो झूठ नहीं बोलूँगा, शुरू के 2 महीने में डॉक्टर आराम से पहचान सकता है कि होने वाला बेबी क्या है। लेकिन इस चीज़ को इंडिया में बैन किया गया है, इसको सीक्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता था पहले, आप जानते हैं बखूबी, ठीक है? मेरे को अलग से एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले लड़कियों को पैदा होने के पहले ही मार दिया करते थे, ठीक है? बहुत बुरी बात है। मेरे को पता नहीं ऐसे कहाँ से लोगों की मेंटेलिटी, पहले ऐसे कौन से लोग होते थे नालायक साले, लेकिन लड़कियों को राजा निकट कर देना लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देते थे। और ये चीज़ उनको कौन बताता था? एग्जैक्टली वो थोड़ी ना, उनको क्या पता अंदर क्या है, बता कौन था? डॉक्टर ना। इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बैन किया। डॉक्टर अगर गलती से भी किसी के बेबी के बारे में डिक्लेयर कर दे कि क्या है आगे, और वो पता चल जाए गवर्नमेंट को या किसी भी तरीके से ऑफिशियल्स को, तो उसकी पूरी डिग्री बर्बाद हो सकती है, उसका लाइसेंस बंद हो सकता है, ठीक है? सो इसलिए ये
अपने इंडिया में एटलीस्ट कानूनी जुर्म है, बाहर की कंट्रीज़ में शायद अलाउड है, कुछ कुछ कंट्रीज़ में, कुछ कुछ में नहीं है। आई एम नॉट श्योर विथ नेम्स कौन से कंट्री में क्या है, लेकिन कुछ में अलाउड है, कुछ में नहीं है, बताना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इस कारण से इसको बैन किया। लेकिन अभी तो चलो समाज बहुत सुधर चुका है, अभी तो काफ़ी हम बोलेंगे लिटरेसी बढ़ गई है पहले के मुकाबले, तो एजुकेशन की अभी ऐसी ऑलरेडी सबको अच्छी समझ है और सभी अब इसके विरोध में है। अब ये चीज़ सबको मालूम है कि गलत है ना, कि पहले से इस तरीके से। हाँ, आप ये सोच के देखो कितनी मतलब बेवकूफ़ी वाली बात थी, ये जानते हुए भी कि लड़की ही वो चीज़ है जो आगे भी जा कर के जनरेशन को कंटिन्यू करेगी, बिकॉज ओनली मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। सो स्टिल दोज पीपल यूज टू किल द वुमन, किल द डॉटर। और चलो अच्छी बात है, अभी हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अभी के ज़माने में तो काफ़ी लोग सुधर चुके हैं और सुधरना भी चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको ऐसे कोई अनएजुकेटेड फैमिली या फिर इस तरीके से बिहेव करने वाले लोग नज़र, तो आप उनको बिल्कुल एजुकेशन दो, उनको क्या सही है क्या गलत है समझाओ। उम्र मायने नहीं रखती है सही गलत समझाने के लिए, ठीक है। बड़े बड़े हमें, जैसे मैं खुद भी अगर आपसे बड़ा भी हूँ उम्र में, तो भी मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, है ना। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट। और आप में भी, घर में भी, बाहर में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये अच्छा मान के चलते कि बच्चों से भी हम कुछ सीखें, है ना। हर बार बड़े ही बच्चों को नहीं सिखाते, बच्चे बहुत कुछ सिखा के जाते हैं बड़ों को, ठीक है। सो वो वाला भाव होना चाहिए हमारे अंदर। एनीवेज, ये हो गई ज्ञान की बात करते बायोलॉजी की। तो यार ऐसे बेबीज़ को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम सिलेक्शन है। पैदा होने से पहले किसी माए का लाल ऐसा नहीं होगा जो बता देगा पहले ज़माने में ये भी होता था ना, वो ज्योतिष पे जा कर के वो लोग बता देते थे, ठीक है, जा बच्चा तेरे को लड़का होगा, पुत्र प्राप्त होगा तुझे। निकली पुत्री आता ज्योतिषच्या घरी सोडली मी कुत्री तो कोई नहीं बता सकता भाई, कोई नहीं बता सकता। बोलने का मतलब क्या है, कोई नहीं बता सकता क्या आएगा, ठीक है। इट इज़ इन नो वंस हैंड, किसी के हाथ में ये नहीं है, जिसके हाथ में वो करेगा, ठीक है। ओके, गॉड नोस। इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर चलता है, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। किस तरीके से सिलेक्शन होता है, बेबी गर्ल का हो या बेबी बॉय का हो, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये गैमेट्स हम बोल रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं ये सब, मियोसिस से, ठीक है। मियोसिस से वो सेल्स जो है, जर्म सेल्स, चाहे फिर मेल गैमेट हो चाहे फिर फीमेल गैमेट हो, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और उसका कारण भी हम समझ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे हैप्लॉइड सेल चाहिए, डिप्लॉइड दे के चलने वाला नहीं। आगे हम हैप्लॉइड ही पास करेंगे ना, अपनी ओर से आधा, दूसरे पेरेंट की ओर से आधा, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्या? नहीं बेटा, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यस, ये हुई बात हमारी मियोसिस और माइटोसिस की ख़त्म। अब इसके बाद में तो चैप्टर यहाँ पे एसएससी के हिसाब से ख़त्म होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, एनर्जी वगैरह का थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये डिस्कस हो गया। अबे कोई सीबीएसई किताब दे दे जरा, उस एनसीईआरटी दे, इसमें से एक बार चेक कर लेते सब कुछ। सेल डिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, आप समझ पा रहे हो ना। अगर सेल डिवीजन ना ही हो तो जनरेशन ही नहीं आगे बढ़ेगी। सही बात है ना, ना जनरेशन आगे बढ़ेगी, ना हम वेयर एंड टेयर हमारे बॉडी का जो भी होता है उसको ना हम हील कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। सेल डिवीजन हुआ नहीं तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ बनेगा ही नहीं। सेल डिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या हम सब बोल सकते हैं हम सब बने ही हैं सेल डिवीजन के कारण? हम सब बने ही सेल डिवीजन के कारण है ना, नहीं तो हम बनते क्या? हम कोई नहीं बनता, हम में से कोई नहीं बनता, ये पूरी दुनिया नहीं बनती, ठीक है। सेल डिवीजन इज दैट इसेंशियल एंड दैट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एनीवेज, अभी बस एक छोटा सा टॉपिक है एसएससी का, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। बस उतना डिस्कस करके अपन सीबीएसई से जो जो चीज़ें बचे फिर वो चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है पूरा। फिर एसएससी के हिसाब से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक करने के बाद। तो सारे बच्चे ध्यान दें, मैंने बोला ध्यान दे। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, ठीक है। अब बहुत सारे के टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये तो है ही। प्रोटीन में भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन, ऐसे भी होता है। किस किस को पता है ये? कोई फिटनेस फ्रीक है यहाँ पे? नहीं है?
मैंने हाल ही में अभी जिम ज्वाइन की है, इसी हफ्ते 1-2 हफ्ते पहले। अभी मैं वहीं से आया हूँ, ठीक है, हाँ मेरे क्लोथिंग से समझ सकते हो वैसे। अभी सीधा वहीं से आया हूँ, मैं जिम से ही आया हूँ। मेरे को वहाँ पे मिला वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, ठीक है। तो वो डाइट प्लान में ये सभी चीज़ें, देखो कितना इंपॉर्टेंस होता है इन सब जगह। ये सभी चीज़ें जो अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन लिखा है इन्होंने, ओरिजिन प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड वगैरह, ठीक, ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे अच्छे से लिख के दी है। तो बायोलॉजी की सारी पढ़ाई जो है वहाँ पे भी काम आती है। ओके, उधर मैं आपको अगर चाहे तो वो दिखा सकता हूँ। ओके, दैट इज डाइट चार्ट एंड ऑल। हाँ, एमनोरा में, एमनोरा जिम। हाँ, तो मैं रहता एमनोरा में नहीं, यहीं पे रहता हूँ, जिम एमनोरा पे जाता हूँ, ठीक है। हाँ, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, अलग अलग फूड कंपोनेंट से क्या क्या एनर्जी आती है वो हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। आप ये जानते हो ना कि लगभग 4 किलो कैलोरी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन। सबसे ज़्यादा 9 किलो कैलोरी हम लोग लेते हैं फैट से, मैंने बोला था। लेकिन फैट का प्रॉब्लम क्या है, फैट कंटिन्यूसली हम एनर्जी नहीं बना सकते। एक सर्टन लेवल तक फैट से एनर्जी बॉडी ऑब्टेन करेगी, उसके बाद जो बचा हुआ सब फैट है ना, वो जा करके यहाँ पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो जाता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो जाता है। अब जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर होगा वो कहाँ पे, इसी के लिए जिम दौड़ रहे हैं अभी। तो ये पेट जो है, ठीक है, चरबी म्हणतात नहीं थे वाढत जाते, ठीक है। सो फिर तोंद आना शुरू हो जाती है, फिर ऐसे गाल बड़े हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं। तो फिर एक्सेस फैट भी अच्छा नहीं है, एक्सेस कार्ब्स भी अच्छे नहीं है, एक्सेस कुछ भी अच्छा नहीं है बोलो। सब बैलेंस वे में चाहिए। इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डाइट कैसी होती है, बैलेंस डाइट। बस ख्याल इन चीज़ों का रखना होता है कि हमें बाहर की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करनी है खाना। कभी तो ठीक है, एक आध बारी महीने में या दो महीने में एक आध बारी, इट्स ओके टू हैव समथिंग विच इज़ जंक, ओके, कॉल्ड एज जंक फूड। बट रेगुलर बेसिस पे अगर कोई भी कंज्यूम करता है जंक फूड, तो उसकी लाइफ को आगे जा कर के 100%, कितना परसेंट, 100% प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी आपकी उम्र छोटी है, अभी आपको देखने नहीं मिलेगा। जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, जब आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आपको एक एक दिक्कतें शुरू हो जाएगी। आपको शुगर होगा, बीपी होगा, हार्ट का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, पैर दुखना, नी प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो आर लाइफ इज़ इन आर हैंड्स, है ना। उसको कैसे रखना है ये हमारे हाथ में है। और आप सभी बच्चे इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि मैं खुद ये प्रॉब्लम, मेरे को कोई डिसीज़ नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, आई एम वैसे है वेरी हेल्दी, बट मेरे को अभी, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं अपने बॉडी पे ध्यान दे पाऊँ। और मैंने अभी तक मेरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था। ओके, मैं आपको इम्पोर्टेंस समझा रहा हूँ डाइट का, फूड का, एनर्जी का, ठीक है। मैंने अपने बॉडी पे अभी तक बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ओके, फ्रॉम माई कॉलेज लाइफ अप टू नाउ, ठीक है। पहले तो बहुत गरीब थे, तो पैसा तो बिल्कुल ही नहीं था, तो ऐसे कुछ अलग से डाइट बना ले या जिम कर ले, ये तो बहुत दूर की सोचने वाली बात थी खाली, ठीक है। तो फिर हम तो फिर क्या, बस जो मिले वो खाते थे और काम करते थे और पढ़ते थे दिन भर, ठीक है। तो फिर बॉडी पे ध्यान देने का ऐसा कुछ समय था ही नहीं अलग से। उसके अलावा भी फिर खाने की समझ ही नहीं थी, क्योंकि हमको कोई समझाने वाला ही नहीं था। ओके, ऐसे मेरी एज आपसे बहुत ज़्यादा, मैं पुराना ओल्ड एज ऐसे पुराने ज़माने वाला नहीं हूँ। आपसे एक 8-10 साल शायद बड़ा होऊंगा, आप मेरे से 8-10 साल छोटे होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा उतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन आपके ही जनरेशन के हिसाब से हूँ मैं। तो लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं था हमको, ना कोई ऐसे वर्कआउट, जिम, डाइट, कोई नथिंग वाज देयर। ओके, इवन द होल सोसाइटी वाज नॉट इनटू दैट पार्ट। अभी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अवेयरनेस है, बहुत समझ है, लिटरेसी अच्छी है, फैमिलीज़ में आपके बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे नहीं थे, ठीक। सो हमको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, क्या खाना पीना क्या है, कुछ भी खा लेते थे, बाहर का भी खा लेते थे दबा के, ठीक है, ऐसा वैसा जैसे मिले वैसा। फिर जैसे फिर कॉलेज लाइफ शुरू हुई, तो फिर उधर भी बाहर का खाना शुरू कर दिया। हाँ, जो मस्ती करनी होती सारी वो सब की हमने भी, ठीक है। और बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जबकि अभी मैं देखता हूँ तो क्लास 10 के, 12 के बच्चे जिम में आते हैं
और वर्कआउट करते हैं, उनकी डाइट प्लान करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उतना ज़्यादा भी नहीं होना है कि आप पढ़ाई छोड़ करके उन सब चीज़ों में चले जाओ, लेकिन एक होना चाहिए कि हम अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, ताकि आगे चल कर के अपनी बॉडी तंदुरुस्त रहे और कोई बीमारी हमको फेस ना करनी पड़े। नहीं तो जितना पैसा अभी तुम बचाओगे जिम जाने के लिए, डाइट के लिए, उतना आगे फिर हॉस्पिटल में उसको रिपेयर करने के लिए भरना पड़ेगा। बराबर बात है ना। तो अभी से इट्स ओके टू स्पेंड समथिंग ऑन योर बॉडी, ओके। और इसी डिसीजन के साथ, इसी समझदारी के साथ मैंने भी जिम ज्वाइन की, ओके। नाउ लेट्स सी कितने दिन जा पाता हूँ मैं, क्योंकि इतिहास ऐसा हुआ है मेरा, एक बारी मैंने जिम ज्वाइन किया था अपने दोस्तों के साथ और मैं उसमें एक दिन भी नहीं गया। लिटरली आई डिडंट गो देयर फॉर अ सिंगल डे एज वेल। एक दिन भी नहीं गया मैंने अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन कर ली थी। वो लोग गए, उन्होंने भी छोड़ दिया, मैं तो गया ही नहीं। मेरा काम भी, मैं ऐसे बहाने नहीं बनाता कि, लेकिन मेरा काम ही ऐसा था, मैं दिन में लगभग 9 घंटे लेक्चर लेता था, ओके, 9 आवर्स ऑफ लेक्चर्स। अभी तो बहुत कम है, बहुत सुकून है अभी। पहले मैं 9 घंटा लेक्चर लेता था। मैं बाहर के कोचिंग में पढ़ाता 2 जगह पे, मैं अपने घर पे पढ़ाता था, मैं एक प्राइवेट कोचिंग लेता था, तो ऐसे मैं दिन भर कोचिंग लेता था। उसके अलावा मैं थोड़ा फिर कोचिंग कम किया तो मैं ज्वाइन किया था आर्मी बेस वर्कशॉप 512। अभी आर्मी बेस वर्कशॉप क्या होता है आपको थोड़ा सा बता दूँ। जहाँ पे आर्मी के टैंक्स जो होते हैं, टैंक पता है आप लोगों को, टैंक बनते हैं वहाँ पे, रिहॉल होते हैं वहाँ पे टैंक। तो टैंक का जो डैशबोर्ड होता है ना, वो डैशबोर्ड असेंबली पे मैं था, ठीक है। तो हाँ, टैंक वैंक चलाया हमने बढ़िया, ठीक है। तो टैंक असेंबली पे वहाँ पे काम करते थे। वहाँ पे एज ए इंटर्नशिप में जुड़ा था, एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर। वहाँ पे मैं तो वहाँ पे मैं लगभग 3 महीना जाता था। तो मेरा शेड्यूल ऐसा होता था बच्चों, मैं सुबह लगभग, मेरे को लगता है 5:30-6 बजे आई यूज्ड टू गो, सीधा निकल करके फिर वहाँ पे जाकर काम करके कॉलेज, फिर कॉलेज से लेकर के वापस दूसरा कोचिंग। फिर तब मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बच्चा है, आया नहीं क्या आज, सिद्धू, हाँ सिद्धू को मैं पढ़ाता था श्री क्लासेस में दैट टाइम। तो उसको पता है, उनको बताया भी था मैंने मैं कहाँ पे जाता था काम के लिए। तो वहाँ पे टैंक बनाते थे हम लोग। वहाँ पे टैंक का डैशबोर्ड जो होता है, जहाँ से बम गोले छोड़े जाते हैं, वो पूरा जो बम छोड़ने का जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम को रिपेयर करते थे हम लोग। तो वहाँ से जाके फिर मैं कोचिंग जाता था, वहाँ पे 2 घंटा पढ़ा के घर पे आता था। घर पे फिर 9 बजे तक पढ़ाता था। और फिर उसके बाद तो हमको ऐसा वर्कआउट, जिम वीम कुछ करने का हिसाब किताब ही नहीं था बिल्कुल लाइफ में, ओके। और लगभग क्लास 12, व्हेन आई वाज अबाउट टू कंप्लीट माय क्लास 12, आई जॉइन एक IT कंपनी, ठीक है। वहाँ पे टेली रिक्रूटर की पोस्ट थी। टेली रिक्रूटर समझते हो आप? नहीं पता होगा आपको। टेली रिक्रूटर इज़ कॉल पे इंटरव्यू लेना होता है लोगों का। तो मैं थोड़ा इंग्लिश अच्छा था मेरा, ठीक है, मतलब ऐसे स्पेलिंग में बहुत बर्बाद हूँ मैं, लेकिन बात करने में अच्छा हूँ, ठीक है, बोल लेता हूँ बढ़िया। तो फिर वहाँ पे मैं टेली रिक्रूटर के पोस्ट पे ज्वाइन हुआ था। तो जब बच्चे 12th की छुट्टियों में कोर्सेस वोर्सेस करते, हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, हम लोग पैसा कमा रहे थे। मेरी पहली तनख्वाह थी 8,700 रुपीज़ समथिंग की, ओके, 8,500 रुपये की। इट वॉज़ माई फर्स्ट सैलरी जो मैंने, हाँ उससे पहले मेरी फ़र्स्ट सैलरी के हिसाब से बोलूँ तो मैं घर पे तो ट्यूशन के पैसे कमाता ही था। फिर कोई बच्चा आ गया पढ़ने, उससे महीने का 500 रुपये ले लिया। ऐसे घर पे पढ़ाते तो नॉर्मली रहता है ना, आपको पता होगा, आप भी कभी होम ट्यूशन गए हो किसी जगह पे, कोई गया होगा तो उसको पता होगा, ज़्यादा फीस नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल होता है, घर पे बैठ के आराम से। तो घर पे पढ़ाता था मैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी से महीने का 500 ले लिया। ऐसे ऐसे करते करते बच्चों का बहुत प्यार मिला। सर बहुत अच्छा पढ़ाते। तो वहाँ पे तो सर वर क्या, तब तो दादा दादा ही बोलते थे, मैं भी छोटा था। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर बहुत नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको मेरे बहुत पुराने फ़ोटोज़ देखने मिलेंगे। मैंने डिलीट नहीं किए उस वजह से वो, जहाँ पे गेटअप तो भूल ही जाओ क्या बकवास है, लेकिन मैं कितना छोटा हूँ आप देखो। वहाँ पे मैं बोर्ड के सामने पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ट्रॉफीज़ ऑफिस देते हुए। तो वहाँ से हम लोग कमाना शुरू किए थे। एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी धीरे 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 इन कोचिंग। वहाँ से फिर बहुत प्यार मिला, बच्चों का बहुत प्यार मिला। फिर बोलते गए पढ़ाओ पढ़ाओ सर, आप पढ़ाते रहो, दादा तुम्हीच शिकवा आम्ही दुसरीकडे नाही जाणार। मग दादा लागला शिकवायला दादा शिकवत हळूहळू कोचिंग बनवून टाकलं, ठीक आहे।
अब तो वैसी परिस्थितियाँ नहीं है जैसे हमने पहले फेस की है। हमारे को घर में काफ़ी मेडिकल इश्यूज़, काफ़ी परिस्थिति, मतलब इतना बुरा हाल कि एक वक्त का खाना भी हमको कभी कभी नसीब नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन से हम लोग गुजर के आए, मतलब माई पास्ट इज़ दैट काइंड, ठीक है। वो गरीब वाला नहीं होता है बहुत, हाँ मैं बहुत गरीब था, ठीक है। उस बॉडी पे फटे कपड़े, मैं हाथगाड़ा चलाता, मालूम है आपको, मैं बता रहा हूँ तो बता देता हूँ चीज़ें आपको थोड़ी सी मेरे बारे में, ठीक है। मैं हाथगाड़ा चलाता था। हाथगाड़ी पता है सब्जी की, मटकी बेचते थे हम लोग नीचे केशव नगर में। मटकी पता है आपको क्या होता है? मोट, हाँ मटकी बेचते थे हम लोग टोपली में। मटकी, हरभरा, चना, वटाना, वो सब बेचते थे। उसका हाथगाड़ा ढकलता था मैं रोज रात को, ठीक है। आई यूज टू कैरी दैट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट टू नाउ, ठीक है, इट इज़ बिग जर्नी फॉर मी। तो अभी तो भगवान की दया से पैसा पानी सब कुछ है, अभी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब सॉर्टेड है सब इसलिए अभी जिम भी लगाई है बढ़िया, ठीक है। तो अभी तो कुछ टेंशन नहीं है तो मेरे को क्या बोलना है भाइयों, आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपके पास बहुत अच्छी फैमिलीज़ है। यू आर स्टडिंग हियर इन दिस इंस्टीट्यूट, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस फैसिलिटीज़ के साथ। तो आप अपने समय को बिल्कुल वेस्ट मत करो, ठीक है। समय वेस्ट करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। टाइम इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, टाइम इज़ मनी। तो जितना समय हम अपना 1 मिनट सोचते नहीं थे, हम यही सोचते थे भाई घर में कैसे हम परिस्थिति ठीक कर सकते हैं, कैसे पैसा जोड़ सकते हैं, और कैसे। मेरा पूरा एजुकेशन फ्री में हुआ है। आई वॉज TFWS स्कॉलर स्टूडेंट, ठीक है। ट्यूशन फीस वेवर स्कीम में मेरे को पूरी एजुकेशन मिली है, तो मेरे को 1 रुपये भरना नहीं पड़ा। सो वो हमने मेहनत से कमाया। मेरी JEE में अच्छी रैंक थी, ठीक है। सो दैट्स वाई, तो सब मेहनत से कमाए। आप भी मेहनत करो, अच्छा कमाओ, माँ बाप का खर्चा कम वेस्ट करो। मैं तो कल बच्चे को डांट रहा था कि इसको नोटबुक लेके आया था क्लासमेट की, और कौन था? हाँ भाई ना, हाँ। और सब आधे आधे पन्ने लिखे, आधे पन्ने सारे खा लिए, क्यों बे, इतना पैसा वेस्ट करना है तेरे को। यार हमको याद है हम लोग एक नोटबुक के लिए तरसते थे, रोते थे 2 दिन जब रोते थे ना, मम्मी नोटबुक चाहिए चाहिए चाहिए, तब जाकर के एक रफ बुक खरीद पाते थे 20 रुपये की, ठीक है। एंड देन वी यूज टू राइट। सो ऐसी परिस्थितियाँ देखिए भाई, तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से इस्तेमाल करो। मिला इसलिए कैसे भी मत इस्तेमाल करो। मेरे को पता है सब लोग आप बहुत श्रीमंत हो, अच्छे घर से बिलोंग करते हो, लेकिन ठीक है आपके पास पैसा, ठीक से इस्तेमाल करो, उसको वेस्ट मत करो, ठीक है। अपने ऊपर खर्च करो ज़्यादा। तो प्रोटीन की अहमियत समझते जरा अभी, ठीक है। प्रोटीन इज कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला भाई? एक 4th-5वीं कक्षा का बच्चा जानता है, उसकी किताब में लिखा होता है प्रोटीन इज व्हाट? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो जहाँ जहाँ पे हमारे बॉडी को मसल डेवलप करनी होती है, सेल्स डेवलप करनी होती है, वहाँ पे उसको चाहिए प्रोटीन। क्या चाहिए उसको? तो हमारे खाने में इनफ प्रोटीन होना चाहिए कि हम जो है हमारी बॉडी को अच्छे से सेल को सेल डिवाइड करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ऐसे फोकट में थोड़ी ना सेल डिवाइड हो रही है, हो गई डिवाइड। सेल डिवाइड करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, उसको हेल्दी रखने के लिए, न्यूट्रिशनफुल रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए। हर चीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बॉडी में हर एक सेल में है, और पैदा भी वो खुद सेल कर रही है। बोलो कैसा साइक्लिक प्रोसेस है? एनर्जी बना भी कौन रही है? हर एक सेल। चाहिए भी किसको? उसी को। तो हो क्या हम ऑटोट्रॉफ हो गए हम लोग? नहीं, क्योंकि हम न्यूट्रिशन जो है वो बाहर से लेते हैं। वही एनर्जी बनाने के लिए, अपने ही सेल की फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट, एनर्जी बनाने के लिए जो फूड ले रहा है, वो फूड कहाँ से ले रहा है? वो तो बाहर से ले रहा है। प्रोटीन बाहर से लिया, कार्बोहायड्रेट, मतलब बटाटा खाल्ला, कार्बोहायड्रेट मिळाले, बटाटा कुठून घेतला? प्लांट्सचा घेतला, दुसऱ्यांवर डिपेंड झाला। दैट्स व्हाई वी आर हेटेरोट्रॉप्स। अब जो है एनर्जी किसमें से कितनी निकलती है, इतना याद रखना है। पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन, या फिर हम बोलेंगे एनिमल ओरिजिन जो होते हैं, जिसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। वी गेट 4 किलो कैलोरी। कितनी बेटा? 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन आपको कितनी एनर्जी देगा? 4 किलो कैलोरी। अब कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी, और इसको हम लोग जूल्स में भी गिन सकते हैं। उसका यूनिट कन्वर्जन वगैरह एवरीथिंग इज इन फिजिक्स, ठीक है। उस हिस्से को हम लोग कभी डिस्कस करेंगे वापस एक बार। और देखो अर्ग वगैरह भी यूनिट से और उनका कन्वर्जन होता है। वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हमने बोला है प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड्स की लंबी चेन है। क्या है? अमीनो एसिड्स की लंबी चेन। तो प्रोटीन्स को जब ब्रेक डाउन करते तो उससे हमें क्या मिलता है? अमीनो एसिड मिलता है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेगा, ठीक है। और क्या याद रखना है? फ्रॉम दीज अमीनो एसिड्स ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ नेसेसरी प्रोटीन्स देम, और फिर वो पूरे बॉडी के अलग अलग सेल उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है, ठीक है।
नीचे एक डायग्राम है, एसएससी वाले के लिए चल रहा है ये पार्ट, तो एसएससी वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दें, सभी दो वैसे तो। अमीनो एसिड्स को बीच में रखा है सर्कल में, बराबर, और बाकी सब ब्रांचेस निकालिए और उसका बताया हमें सब कहाँ वेरियस प्रोटीन्स बन जाएंगे। एक प्रोटीन आया फर्स्ट क्लास प्रोटीन, एनिमल ओरिजिन प्रोटीन मान लिया, कोई भी प्रोटीन, उसको ब्रेक डाउन किया, अमीनो एसिड मिला, अमीनो एसिड से क्या मिलेगा और आगे आगे उसको सेल अलग 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 तरीके से हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट में किस तरीके से इस्तेमाल करेगी वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो याद रखना बेटा, स्किन में मेलानिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको सच बताऊँ, ये मेलानिन ही वो चीज़ है जिससे आपके बॉडी का स्किन का कलर दिखता है। जिसका जितना ब्लैक कलर है, ठीक है, उसमें उतना ज़्यादा मेलानिन है। आपको सच बताऊँ, ब्लैक होना इज वेरी गुड देन बीइंग गोरा बायोलॉजिकली, ओके। सो जितने गोरे चिट्टे लोग हैं तो जो अब ऐसा काला बोलना किसी किसी को ऑफेंसिव लगता है, लेकिन ठीक है सुनो, तो जितने काले लोग हैं ना, उसको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है आप बायोलॉजिकली ज़्यादा अच्छे हो गोरे लोगों से, ठीक है। एनीवेज, तो बेटा मेलानिन स्किन के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है, इसलिए स्किन का कलर जो है वो उस मेलानिन के प्रोपोर्शन पे, जिसमें ज़्यादा है वो थोड़ा काला दिखता है, जिसमें कम है वो गोरा चिट्टा दिखता है, ठीक है। और दूसरा है केराटिन, जो कि हमारे बाल, अच्छे से पता होगा लड़कियों, केराटिन ट्रीटमेंट भी आती है ना, उससे बाल आपके अच्छे हो जाते हैं, एकदम स्मूथ बढ़िया, और ठीक है, हाँ वो पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं, और ठीक है 2000 चीज़ है, लेकिन इट इज़ अ प्रोटीन ट्रीटमेंट बेसिकली। और मैं बोलूँगा बाकी किसी ट्रीटमेंट से ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। केराटिन ट्रीटमेंट इज़ गुड एंड हेल्दी, ओके। प्रोटीन ट्रीटमेंट होती है। केराटिन ये अपने बाल का प्रोटीन है, ठीक है, हेयर ग्रो करता है। बोन्स के अंदर पाया जाता है ओसिन, क्या आता है, OSSEIN, ओसिन। ये सभी नाम बोर्ड्स में अलग अलग साल में पूछे गए हैं, ठीक है। सो बच्चे पिछले पेपर निकाल करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। दूसरी चीज़, ये आपको अच्छे से सभी याद रखनी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो बोर्ड के लिए एसएससी के बच्चे, सीबीएसई में नहीं आएगा, एसएससी के बच्चे याद रखिए इसको अच्छे से। उसके बाद आता है ब्लड। तो ब्लड में देखो भाई, हमने पहले भी डिस्कस किया है, हीमोग्लोबिन है और एंटीबॉडीज़ है। तो ये सभी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है, ये प्रोटीन से आ रही है। मतलब प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझ लो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझ लो कितनी ज़्यादा है। ये सभी चीज़ें कहाँ से आ रही है, अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन से। अमीनो एसिड कहाँ से है, प्रोटीन से है ना, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं प्रोटीन से मिला मेरे को। सब कहाँ से मिला, ये सभी टाइप ऑफ प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन है, ठीक है, मेलानिन प्रोटीन है, ओसिन है, हीमोग्लोबिन हो गया, एंटीबॉडीज डेवलप करना हो गया। उसके बाद मसल्स में हमारे एक्टिन, और दूसरा होता है मायोसिन, जो कि एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन का टाइप है, ठीक है। क्योंकि मसल्स कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेचेबल होती है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों ही चीज़। देखो जब मैं ऐसे हाथ करता हूँ तो मेरी बाइसेप की मसल जो है, बाइसेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मसल होती है। लड़के याद कर लो, ट्राइसेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 मसल्स होती है, बाय 2, ट्राई 3। इसको बाइसेप बोलते हैं, इसको ट्राइसेप बोलते हैं। हाँ, जिम जा रहे हो तो कुछ नॉलेज दे देता हूँ आपको तो फिर यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलैक्सेशन। यहाँ पे देखो ये कोने पे ये फोल्ड हो जाती है स्किन, ये कर लो पूरी टाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे रिलैक्स होता है। बस स्किन है वो, इसलिए उसको इस तरीके से होता है। मसल्स जो होती है पूरी लचीली होती है, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ठीक है। तो ये मसल ऐसे रिलैक्स हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो मेरा हाथ मुड़ गया। अब ये बाइसेप की मसल मेरी रिलैक्स हो गई और इधर की कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये हाथ मेरा नीचे गया। तो अपनी जो भी मूवमेंट हो किसके सहारे होती है, मसल्स के सहारे होती है, ठीक है। और उनको जोड़ के पूरा स्ट्रक्चर कौन देता है, बोन्स देते हैं। तो सभी चीज़ का इंपॉर्टेंस है। बोन्स में ओसिन पाया जाता है, मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन। याद रखेंगे कौन सा, एक्टिन एंड मायोसिन। बोन्स में बोलो कौन सा, ओसिन। बोन्स में, बोन में कौन सा, ओसिन। और मसल में एक्टिन एंड मायोसिन। स्किन में मेलानिन और केराटिन, और ब्लड में हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। इतनी चीज़ें याद हो गई। अब 2-3 चीज़ें बच्चे सुन लो, सेकेंडरी है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी जानते कहाँ पे, ब्रेन के अंदर है भाई, है ना। हाँ, खोपड़ी में हमारे तो ब्रेन में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है, ग्लैंड्स की भी ग्लैंड से हम बोलेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड्स की भी ग्लैंड है, सभी का कंट्रोल उसी के पास है। बाकी ग्लैंड्स को कितना सिक्रेशन करने लगाना है वो खुद कंट्रोल करती है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट, बराबर। ग्लैंड्स का बाप है वो, हाँ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में वेरियस हार्मोन्स जो है वो भी प्रोटीन की मदद से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड्स की मदद से। और लास्ट में 2 चीज़ें बची अब बस। पेनक्रियास, ये बहुत ज़रूरी है भाई, हमने इसके बारे में चर्चा की थी कुछ दिन पहले। इंसुलिन क्या करता है,
शुगर को सप्रेस करता है, शुगर लेवल्स जो है हमारे ब्लड में इंक्रीज होती है उसको नीचे दबाने का काम करता है इंसुलिन, बराबर। तो इंसुलिन है और ट्रिप्सिन है, ये भी अमीनो एसिड से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। बचा है लास्ट वाला सेल्स में भी वेरियस प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं, वेरियस एंजाइम्स भी बनाने के काम आते हैं, वो भी हम लोग बोलेंगे कहाँ से आते हैं, अमीनो एसिड से ही आते हैं। तो अमीनो एसिड से इतनी सारी हमारे बॉडी की काम की चीज़ें निकलती है। याद रहेगा कितनी सारी चीज़ें डिस्कस की हमने, एक बार रिवाइज करें सारी चीज़ें फटाफट एकदम फास्ट, ठीक है। चलो मैं बोलूँगा, आप नाम बताना। स्किन के अंदर मेलानिन केराटिन, बोन्स के अंदर ओसिन, मसल्स के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन बनते हैं, ठीक है, हाँ, वेरियस हार्मोन। पैनक्रिया में इंसुलिन और ट्रिप्सिन, ठीक है, इंसुलिन और ट्रिप्सिन। और सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम, ठीक है, हो गया याद, इतना ही है, खत्म। हमने समझ लिया अमीनो एसिड से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। और इसी के साथ हमारा ये जो एसएससी का लाइफ प्रोसेसेस 1 चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। बाकी इधर आपको कुछ और छोटी मोटी चीज़ें आपको पढ़ने मिलेगी कि विटामिन्स के कुछ टाइप्स है। यस, कोई किसी ने आवाज़ दी मेरे को। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो पैनक्रिया से रिलीज होता है वो, अब अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, लाइपेज, अमाइलेज, ये सभी डाइजेस्टिव जूसेस है। ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन्स को, कार्ब्स को, फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। सबका अपना अपना अलग काम है, ठीक है। तो ऐसे ही जो पैनक्रिया से रिलीज़ किया जाता है उसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं। रादर ट्रिप्सिन और लाइपेज भी सीक्रेट करता है वो, बस पैनक्रियाटिक अमाइलेज नहीं करता है, ये दो भी करता है। और ठीक है, यस, ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम से। क्या है ये, डाइजेस्टिव एंजाइम से, ठीक है। अब विटामिन्स जो होते हैं ये आप देखो ऐसे एनर्जी तो नहीं दिलाते आपको, लेकिन ये आपके बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं। देख, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमने बोला एनर्जी दिलाते हैं, बराबर। तो वहाँ पे उनका मेन काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, बॉडी में अलग अलग प्रोटीन्स को डेवलप करना, ओके, गुड। जो हमारे बॉडी में लीस्ट रिक्वायर्ड है, कम से कम चाहिए लेकिन चाहिए, वो है विटामिन्स। ये हमको ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, विटामिन बहुत सारे नहीं चाहिए भाई, बॉडी बोलेगी नहीं चाहिए, सब वापस निकाल देगी बॉडी के बाहर, डाल के देखो। तो नहीं, विटामिन्स आर द लिस्ट रिक्वायर्ड बट दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितने चाहिए उतने चाहिए, मतलब चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो विटामिन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इनके टाइप्स के नाम जो है आप याद करने पड़ेंगे आपको। इसके लिए मैं एक तरीका भी बताता हूँ बच्चों को वैसे कई बार, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप रीड करना मेरे साथ में। देर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। टोटल कितने टाइप के, 6 टाइप के हैं, A B C D E, ठीक है, A B C D E और उसके बाद K। A B C D E हो गए 5 और K डायरेक्ट, उसके बाद ये जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। क्या होता है, K होता है। इसके अंदर भी फिर और टाइप्स है, ठीक है। तो इसके अंदर से जो A D और E होता है और K होता है वो फैट सोल्यूबल होते हैं। 2 चीज़ें होती है, चीज़ें कभी भी या तो फैट सोल्यूबल या तो वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का ही मतलब ऑयल सोल्यूबल भी बोला जाता है। सोल्यूबल मतलब समझते हो, डिजॉल्व होने लायक। सोल्यूबल का मतलब क्या है, जैसे कुछ चीज़ें होती है जो पानी के अंदर इजीली डिजॉल्व हो सकती है, उनको हम लोग वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। इसी जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है, यानी कि हम विटामिन की बात करेंगे अभी, जो ऑयल में डिजॉल्व होती है, पानी में नहीं होती है, ओके, वो लिपिड लविंग होती है, तो वो लोग फैट सोल्यूबल होते हैं। या फिर उसी को हम लोग ऑयल सोल्यूबल भी बोल सकते हैं। सोल्यूबल यानी कि उसके अंदर डिजॉल्व होने लायक, उसके साथ रिएक्ट करने लायक, वो पानी के साथ नहीं रिएक्ट करते। तो विटामिन्स में भी कुछ टाइप्स है जो फैट सोल्यूबल और कुछ है जो वाटर सोल्यूबल है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें से A D E और K, इसको बोलना है एडेक। क्या बोलना है, एडेक, ठीक है। ये जो है फैट सोल्यूबल है, कैसे, एडेक, फैट सोल्यूबल है, ठीक है। तो याद रह जाएगा A D E K, एडेक, ठीक है। क्या बोलना है, एडेक, ठीक है। तो A D E की, अब भूलने का नहीं तो सर A B C D E और K इतने, इसमें से कौन फैट सोल्यूबल कौन ऑयल सोल्यूबल, क्योंकि लाइन से नहीं है ना, A D E B C नहीं है, ओके। A D E और K ये कैसे है, सो याद कैसे रखेंगे, एडेक फैट सोल्यूबल है, ठीक है, एडेक फैट सोल्यूबल है, ठीक है। तो याद रह जाएगा, भूलने का तो एडेक फैट सोल्यूबल है, A D E और K, ये हो गए कैसे, फैट सोल्यूबल। फिर बचा हुआ तो आप लोग फिगर आउट कर ही सकते हो, क्या क्या बचा बोलो फिर, B C वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो
NADH2 FADH2 अपन ने देखा रिएक्शन जब चल रही थी हमारे एनर्जी प्रोसेस में, तो वहाँ पे निकोटिन डाइअमाइड यानी कि NADH2 में जो निकोटिन डाइअमाइड का जो ग्रुप है वो भी विटामिन का एक B3 और B2 टाइप होता है, वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। तो मतलब देखो विटामिन भी वहाँ पे एनर्जी के अंदर कहीं ना कहीं पे रिक्वायर्ड है, लेकिन मेन रोल जो है विटामिन का इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करना होता है, सेल्स को हेल्दी रखना होता है। बाकी ऐसे एनर्जी बनाने के लिए खास करके विटामिन काम नहीं आते, ठीक है। इनका काम है बॉडी को जो है इम्यून रखना, यहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करके रखना। दे आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जितने चाहिए वो चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। यस, हाँ, ये भी हम जानते हैं कि बॉडी में हमारे लगभग 70% पानी है। वो माधुरी दीक्षित की ऐड देखिए क्या, ठीक है, वो आधी ऐसे 70% पानी से बनी हुई दिखाई है, ऐसे कुछ तो गोल गोल वो रिंग क्या हुलालू घुमाती रहती है, ठीक है। तो फिर आपने देखा होगा वो 70% उसमें भी बोलते हैं 70% बॉडी में हमारे क्या है, पानी है। सच में 70% पानी से बने हुए हम, दैट इज ट्रू, बिकॉज आर ईच सेल कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर, और हम तो पूरे सेल से ही बने हुए। तो हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी 70% किससे बनी हुई है, पानी से बना हुआ है तू ठीक है, 70% हमारे बॉडी में पानी है। ओके, तो हम बोलते हैं बाय वेट इसका इच सेल कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वेट बाय वाटर, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग उसको गिनते हैं। तो पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है राहुल, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए, लगभग 4-4.5 लीटर तो इतना पीना ही चाहिए, ठीक है। बाकी कड़धान्य वगैरह सीरियल्स वगैरह ये सब हमको खाना ही है। अब खाने वाली सब बातें बताइए, आप समझदार हो, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ख़त्म, कुछ बचा है क्या बताओ, फिर वो भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर चैप्टर एंड कर देते हैं तुरंत। ऐसे तो एंड हो ही चुका है, मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। चैप्टर कम पन्ने का है, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 पन्ने का चैप्टर है, ठीक है। लेकिन पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें, इसलिए हमारे को थोड़ा टाइम लगा कवर करने के लिए, राइट। और मैंने कुछ भी मिस आउट नहीं किया है, जितना ज़्यादा हो सके आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, ठीक है। बाकी जो है इसके आगे भी चैप्टर है लाइफ प्रोसेस 2, उसमें हम लोग बहुत कुछ और पढ़ने वाले। एनीवेज एसएससी के लिए ये चैप्टर मैं डिक्लेयर करता हूँ यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करते हैं सीबीएसई के बुक से जो चीज़ें बची है उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन का पार्ट अभी ऐसे मैंने डिस्कस किया है कुछ हद तक, तो वो भी मैं बोलूँगा हो ही गया है ऑलमोस्ट। फिर भी कुछ बचता है, शायद प्लांट्स का थोड़ा सा बचा है, वो अपन कर। सीबीएसई कितने बच्चा हाथ ऊपर कर जरा, सीबीएसई वाले बच्चा जनता सीबीएसई, अच्छा सीबीएसई लड़कियों में कोई नहीं है, सब ऐसे है, ठीक है। और जो तुम्हारे सहेलियाँ है बाकी वो आई नहीं है ना आज, वो सीबीएसई वाली है ना, कल से आने वाली, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। टेक हैंड्स डाउन, हाँ। तो सीबीएसई के हिसाब से लाइफ प्रोसेसेस क्या बचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। 79 हाँ, वाटर लाइफ प्रोसेस डिस्कस हो गया। न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन अभी मैंने डिस्कस कर लिया है तो मैं भी उसको डिक्लेयर समझूंगा। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आते हैं, अभी मैंने समझाया। हम लोग अपने बॉडी में खुद फूड बना के खुद नहीं कंज्यूम करते तो हम लोग ऑटोट्रॉफ नहीं, हम हेटेट्रॉप है। प्लांट्स उनके बॉडी में खुद अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे यूज देयर ओन फूड टू क्रिएट एनर्जी फॉर देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। सो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात हो गई। बाकी प्लांट्स में एनर्जी बनती कैसे है उसके लिए फोटोसिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस नाम को पहले समझ लो। फोटो हाँ, फोटो को सर इस मतलब से नहीं लेना है, यानी कि फोटो क्योंकि खुद फोटो का भी मतलब उससे ही है, विच इज फोटॉन्स। लाइट में होते फोटॉन्स, क्या होते, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वैसे एनर्जी कैरिंग क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं उनको फोटॉन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लाइट में होते हैं, जैसे सनलाइट है। तो ये फोटॉन्स की एनर्जी को हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस कर लेते हैं, हम लोग नहीं प्लांट्स, ठीक है। उसको सिंथेसिस करते, उसको यूज़ करते अपनी एनर्जी बनाने के लिए, इसलिए उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। बहुत सोच समझ के साइंटिस्टों ने नाम रखा है, ऐसे यूं ही नहीं रख दिया है ना। हाँ, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए, इस प्रोसेस के लिए प्लांट के अंदर जो लीफ है, लीव्स के अंदर बेटा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट स्टोर किया होता है, ठीक है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, बराबर। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर किया जाता है। अब ये क्लोरोफिल ही है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो एनर्जी को बनाता है, ये सिंथेसाइज करता है एनर्जी को, ठीक है। उसके अंदर भी और कोई सारी रिएक्शंस वगैरह होती है जो इस साल आपको इस सिलेबस में नहीं दी गई है। बस अपने को एनर्जी किस तरीके से बनती है उसकी एक सिंपल रिएक्शन दी है। उसमें सिंपल हम यही समझते हैं बेटा,
तीन चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? हमको पानी चाहिए जो कि रूट से लिया जाएगा, हमको सनलाइट चाहिए जो कि सूरज से मिलेगी, ठीक है, और हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं चाहिए इनको, इनको चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो स्टार्च बनाना है ना, ग्लूकोज, तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज बनाने के लिए कैसे हम लोग CO2 को यूज़ कर रहे थे कि यहाँ पे CO2 को और H2O को लेकर के सनलाइट की और क्लोरोफिल की मदद से हमने बनाया ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6, ठीक है, CHO है वो, C6H12O6, 6 कार्बन आइटम का मॉलिक्यूल, हमने पिछली बार भी बोला था। यहाँ से साथ में जो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा, एक तो पानी मिलेगा और दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया बेटा, ग्लूकोज के साथ बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वो बोल रहा हूँ मैं। हमने एज अ रिएक्टेंट हमने जो हमारा सामग्री है एनर्जी बनाने के लिए वो क्या यूज़ की, वो हमने किया कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर। सनलाइट तो खैर एक मीडियम है, यूज़ ऐसा क्या किया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उन दो चीज़ों को यूज़ किया ना एज अ केमिकल कंपाउंड। सनलाइट से हमको फोटोनिक एनर्जी मिली जिसने उसको एक्टिवेट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से, अकेला भी नहीं, क्लोरोफिल की मदद से, वो भी एक मीडियम है। और फिर कन्वर्ट होकर के हमको ग्लूकोज मिला विच इज C6H12O6 प्लस वाटर मिला यानी कि H2O, और प्लस हमको मिला ऑक्सीजन, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन की मदद से हम समझते हैं कैसे प्लांट्स जो है ग्लूकोज उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं, स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम देम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीव्स की जो स्ट्रक्चर है ये आपको अच्छे से याद भी रखनी है, मैं ये ऐसे दिखा देता हूँ, बाकी आप जो है अपने किताबों में देखना। इसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है ना, तो वो जो नीचे वाली डायग्राम आपको नज़र आ रही है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? यानी एक पत्ते को मैंने काट दिया और उसके अंदर देखा क्या क्या है, सब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख लिया। अब क्योंकि आप काटोगे आप देखोगे सर ऐसा तो नहीं दिख रहा मेरे को, पत्ता कट गया खाली, आपको नहीं दिखेगा, आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो उसका क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद जो है बेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो ऊपर लेयर में उसके ऊपर क्लोरोप्लास्ट होता है, नीचे उसके अंदर बीच में कुछ एयर स्पेसेस भी होती है, कुछ गार्ड सेल्स होती है, सोमैटिक सेल्स होती है ना। उसके अलावा जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के भी पास एक एबिलिटी होती है, ओके, ओपन और क्लोज करने की, उसको हम स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं। गार्ड सेल्स की मदद से वो किया जाता है। वो गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं, पानी को उसके अंदर भरते और उसकी मदद से वो ओपन या क्लोज होते, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा करते हुए। तो गार्ड सेल्स की मदद से जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो कंट्रोल की जाती है और वो स्टोमेटा का जो वो छेद है, जो पोर है, वो अपन बंद या चालू कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से स्टोमेटा भी काम करता है। बाकी स्टोमेटल ओपनिंग को ओपनिंग या क्लोज पोजीशन में आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। ये स्टोमेटल पोर ओपन है, यहाँ पे स्टोमेटल पोर क्लोज है, ठीक है।